हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने साथ आपका फिजिकल की क्लास में। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला बेटा जी, वो रहने वाला है हमारा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को भी बिना देरी करे। तो जैसे कि बेटा जी आप देख रहे हो, फिजिकल की यूनिट 9 हम करने वाले हैं आज, और जो हमारी साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट। और यहाँ पे गलती से फिजिक्सियोलॉजी लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में साइकोलॉजी है चैप्टर का नाम। ठीक है, तो इसको जरा करेक्शन कर लेना यहाँ पे। तो हमारी जो ये स्पोर्ट साइकोलॉजी होती है बेटा, ये होती क्या, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, स्पोर्ट साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं कि किसी भी, ठीक है, स्पोर्ट पर्सन की जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो कितना उसको इफेक्ट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल स्टडी, या फिर आप कह सकते हो, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर किसी भी स्पोर्ट पर्सन का। चलो इसकी एक डिफाइन पढ़ लेते हैं छोटी सी। स्पोर्ट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द साइकोलॉजी ऑफ प्लेयर इफेक्ट हिज एंड हर स्पोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, कि मतलब उसकी साइकोलॉजी जो है वो किस तरीके से इफेक्ट कर रही है उसकी परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंस देखेंगे। आप बेटा जी, इंपॉर्टेंस क्या हमारी स्पोर्ट के अंदर साइकोलॉजी की, तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो यह है कि लर्निंग ऑफ मोटर स्किल्स। ठीक है, जो मतलब स्पोर्ट पर्सन होता है वो मोटर स्किल्स जो होती है उसकी, उसको लर्न कर पाता है ज्यादा से ज्यादा, एनालाइज कर पाता है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ स्पोर्टमैन, जो मतलब स्पोर्ट पर्सन होता है, ठीक है, उसके बिहेवियर को एनालाइज करने में मदद करता है साइकोलॉजी फैक्टर उसके। फिर आइडेंटिफाइंग करता है टैलेंट, कि उसका टैलेंट क्या है एक स्पेसिफिक स्पोर्ट को लेकर। ठीक है, जैसे मान लो विराट कोहली है। अब विराट कोहली का क्या है कि उसका टैलेंट जो है वो क्रिकेट में है, तो उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई किया गया उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर से। ठीक है, तो इस तरीके से एंड स्टेबलाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ लॉन्गर पीरियड। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बेटा क्या करते हैं, स्पोर्ट पर्सन की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं उसको एक लॉन्गर पीरियड, मतलब एक लंबे समय तक अपनी परफॉर्मेंस को एकदम स्टेबल रखने के लिए, ठीक है, अच्छा बनाए रखने के लिए। वही अगर मैं बात करूं बेटा जी, इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मान लो कोई स्पोर्ट पर्सन है और वो कुछ रिसर्च करना चाहता है अपने स्पोर्ट को लेकर, ठीक है, अपने गेम्स को लेकर, तो वो रिसर्च भी कर सकता है इसके अंदर। बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव फैक्टर होता है ये। इनकरेजिंग द प्लेयर टू मेक द कम बैक इन द प्रोफेशनल स्पोर्ट। जैसे मान लो विराट कोहली ले लेते हैं, चलो, जैसे विराट कोहली मान लो कि 4-5 साल से खेल नहीं रहा, प्ले नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो उसको कम बैक करना है, तो कम बैक करने के लिए उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। जैसे कि देखो आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल, लाइव एग्जांपल था ऋषभ पंत, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो कुछ सालों के लिए मतलब बैठ गया था वो। ठीक है, तो खेल नहीं पाया, तो उसने क्या करा, कम बैक करा वापस। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ही थे जो उसको कम बैक करने में उसकी मदद करी उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसी भी प्लेयर को कम बैक करने में भी। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी होती है, ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा पर्सनालिटी की, कि पर्सनालिटीज क्या होती है, इसका मीनिंग के बारे में बात करेंगे, डायमेंशंस और टाइप्स क्या होते हैं पर्सनालिटी के। सबसे पहले अगर बेटा मीनिंग की बात करूं तो देखो, एक कलेक्टिव फॉर्म होती है क्वालिटीज की, अवेलेबिलिटीज की और कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑफ अ पर्सन एज अ पर्सनैलिटी। मतलब किसी भी पर्सन की क्वालिटीज क्या है, अवेलेबिलिटीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, ठीक है, उनको अगर हम कलेक्टिवली बोले तो उसे बोलते हैं बेटा जी पर्सनैलिटी। ओके, पर्सनैलिटी की और भी डिफाइन है बाबू यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, कि जैसे कि आप यहाँ पे कह सकते हो पहले डिफाइन के अकॉर्डिंग कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑल हैबिट्स, किसी भी पर्सन की सभी हैबिट्स को इंटीग्रेट कर दो, एक साथ इकट्ठा कर लो, तो उसे हम बोल सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी। दूसरी दे रखी है यहाँ पे कांस्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग, किसी भी पर्सन के द्वारा कोई थिंकिंग करना, फीलिंग करना या एक्टिंग करना, उस काम को करना, किसी भी काम को करना बार बार, उसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी। ठीक है, और भी यहाँ पे दिया है जैसे कि टोटलिटी, मतलब सभी उसके सेंटिमेंट, एटीट्यूड, आइडिया, हैबिट्स, स्किल, बिहेवियर को अगर एक साथ हम कलेक्टिवली क्या करें, नोन करें, जाने, तो पर्सनैलिटी कहेंगे। तो बहुत ऐसी डिफाइन दे रखी है, और भी चौथी डिफाइन भी यहाँ पे ऐसी है, उसमें पोटेंशियल बिहेवियर की बात हो रही है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी बेटा पर्सनैलिटी को लेकर, और ये ऊपर जो दी है यहाँ पे, ये वाली, ये मीनिंग थी आपकी। ओके, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे देखो ये मीनिंग है, और ये बाकी की सारी जो आपकी डिफाइंस है। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं बच्चों कि डायमेंसिस क्या होते हैं हमारे पर्सनैलिटी के, मतलब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा जो हमारी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो फिजिकल फैक्टर्स, मतलब हमारे फिजिकली हम कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक, लाइक वो सब हमारा, ठीक है, हम हमारी मतलब पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा वो इफेक्ट करता है। ओके, वही अगर हम बात करें मेंटल डायमेंशंस, मतलब कि हमारी थिंकिंग किस प्रकार की, किस तरीके का हम सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी के लिए। चौथा सोशल डायमेंशंस, सोशल डायमेंशन मतलब जो सोसाइटी होती है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है हमारी पर्सनैलिटी को।
ठीक है, और इमोशनल डायमेंसिस मतलब कि हम कितने इमोशनल है किसी भी चीज को लेकर, तो वो हमारी पर्सनैलिटी को ही दिखाता है, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ बंदे होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर, ठीक है, जैसे कि अभी वैलेंटाइन आ रहा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बड़े, मतलब कुछ लोग होंगे बड़े अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज्यादा ये होगा कि नहीं यार रोज कुछ ना कुछ करना, कुछ ऐसे होंगे छोड़ना, देना तो देना, नहीं तो मत देना, ऐसा होता है। तो बहुत ये इमोशनल डायमेंसिस है उनका कि कुछ है इमोशनल पर कुछ नहीं है, तो इस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी को क्या करता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग भी मना रहे हो ना वैलेंटाइन, चलो कोई नहीं, सेलिब्रेट करना अपने पार्टनर के साथ अच्छे से। देन आगे बात करते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटी, कि क्या टाइप्स है हमारी पर्सनालिटी के। पहले टाइप्स अगर मैं बात करूं बेटा, पहले तो हम इसकी एक पर्सनालिटी के टाइप्स की डिफाइन देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि देखो पर्सनालिटी क्या होती है, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बेटा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। अब आपको पता है हमारे सोसाइटी के अंदर एक इंसान तो रहता नहीं है, काफी सारे पर्सन रहते हैं, सबकी पर्सनालिटी कुछ ना कुछ अलग है हर किसी की, ठीक है, कोई बंदा कैसा है कोई कैसा है ना, इस तरीके से। तो उसी के बेस पे क्या करा है, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर के बेस पे ही हमारे कुछ फिजिशियन थे जिन्होंने क्या करा, साइकोलॉजी को डिवाइड कर दिया कुछ पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो जंग थे इन्होंने क्लासिफाई करा पर्सनालिटी को। सबसे पहले बोला उन्होंने, एक पर्सनालिटी बताई इंट्रोवर्ट, ठीक है, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा मूडी होते हैं बहुत ज्यादा, फिर क्विट होते हैं बहुत ज्यादा शांत होते हैं, पैसिवमेटिक होते हैं, और प्लस में अनसोशल होते हैं, मतलब ये समाज में रहना ज्यादा पसंद नहीं करते, मतलब आसपास के लोगों से बोलचाल इनकी मतलब बहुत ज्यादा ही बेकार मान लो एक तरीके से, मतलब ज्यादा पसंद नहीं करते बोलना चालना, ओके। और फिर बेटा वहां पे आते हैं हमारे एक्सट्रोवर्ट, इतने ज्यादा बोलचाल वाले बंदे होते हैं बहुत ज्यादा, ये काफी कॉम्पिटेंट होते हैं, एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, लिवली होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और समाज में रहना पसंद करते हैं और लोगों से बोलचाल करना पसंद करते हैं, ओके। पर वही ना हमारा एक और बताया हमारे जंग ने, कुछ लोग बताया उन्होंने एम्बिवर्ट, मतलब ऐसे लोग बेटा जिनके अंदर इंट्रोवर्ट वाली और एक्सट्रोवर्ट वाली दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, मतलब वो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट भी है, ठीक है वे लोग, और कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट, या तो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट भी होंगे या बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट, तो वो एम्बिवर्ट कहलाते हैं। तो बेटा जी हमारी जो पर्सनैलिटी को लेकर दूसरा टाइप या दूसरी थ्योरी है वो हमारी बेटा बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, मतलब इसमें ना 5 बड़े प्रिंसिपल्स को क्या करा गया बेटा, डिस्कस किया गया हमारे, ठीक है, 5 बड़े प्रिंसिपल्स को बताया गया है इसमें, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल जो आपका आता है बेटा जी वो हमारा आता है ओपननेस, ठीक है, दूसरा आता है एक्स्ट्रावर्जन, तीसरा आता है एग्रीएबलनेस, फिर न्यूरोटिज्म एंड फिर कॉन्शियसनेस एंड, ठीक है, हाँ ये 5 टोटल प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम कई बार कलेक्टिवली जो जानते हैं या नोन करते हैं वो हम जानते हैं ओसिन, ठीक है, हम इन पांचों को मिलाकर ओसिन भी कहते हैं, ओसिन, ठीक है, क्लियर। तो बेटा अब हम देखेंगे मोटिवेशन एंड स्पोर्ट, कि जो मोटिवेशन है वो स्पोर्ट फील्ड के अंदर कितना काम का है और क्या काम करता है। आपको देखो सिंपल अगर मैं बोलूं तो मोटिवेशन जो है ना बेटा वो एक ऐसा गाइडिंग फोर्स की तरह, ठीक है, वर्क करता है, ठीक, स्पोर्ट के अंदर जो मेंटेन करता है बिहेवियर, ठीक है, स्पोर्ट पर्सन का उसके स्पोर्ट को लेकर, ठीक है, और उसकी पार्टिसिपेशन और उसकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और रिसर्च, अगर जो रिसर्चर थे उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड जब समराइज करा तो 4 मोटिव्स उन्होंने बताए, कितने मोटिव्स बताए बेटा, 4 मोटिव्स, 4 मोटिव्स बताए, ठीक है, टूवर्ड स्पोर्ट, स्पोर्ट को लेकर या एक्सरसाइज बिहेवियर को लेकर। तो वो 4 मोटिव्स कौन से हैं कि हमें क्यों मोटिवेशन करा जाता है। सबसे पहला मोटिवेशन करने का रीजन बेटा हमारा है फिजिकल वेलबींग के लिए, मतलब हमारी फिजिकल वेलबींग मींस हम फिजिकली अच्छे बने रहे। दूसरा साइकोलॉजिकली हम सही बने रहे, ठीक है। फिर हमारा बेटा तीसरा है कि परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस अचीवमेंट वो बनी रहे हमारी, और स्टेटस और पावर भी बनी रहे। तो ये 4 बड़े, ठीक है, मोटिव्स बताया हमारे मोटिवेशन के हमारे रिसर्चर्स ने, ओके। चलो अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज एडरेंस। देखो जैसे कि यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक्सरसाइज का मतलब है बेटा कोई भी काम कर रहे हो आप, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो जिसके अंदर आप अपनी कैलोरीज क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो। और एडरेंस का मतलब है कि कोई भी वर्क कर रहे हो पर फेथफुली कर रहे हो। अब इसको कलेक्टिवली जानते हैं कि एक्सरसाइज एडरेंस होता है क्या। सबसे पहले हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज दो फिजिकल एक्टिविटीज, ये वो फिजिकल एक्टिविटीज होती है दैट वर्क विद द मसल्स, जो मसल्स, ठीक है, से हम कोई काम कर रहे हैं और अपनी कैलोरीज को क्या कर रहे हैं बेटा, बर्न कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एडरेंस की, तो एडरेंस क्या है, टू डू एनी वर्क फेथफुली, किसी भी काम को कर रहे हैं पर बहुत फेथफुली, ईमानदारी से। और दोनों को मिला दो अगर एक्सरसाइज एडरेंस को, तो इसका मतलब हो गया मेंटेन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, कि आप अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो एक लंबे समय के लिए, ओके। इस एक्सरसाइज को करने के रीजन क्या है, देखो
रीजन बहुत कॉमन रीजन है इसके। सबसे पहले तो देखो बेटा, टू ओवरकम सोशल फिजिक्स, ठीक है, एंजाइटी, कि मतलब आप समाज में हो और समाज में आप मान लो एक लंबे पीरियड से कोई स्पोर्ट नहीं खेल रहे और स्पोर्ट पर्सन हो, तो आपकी फिजिक्स, जो आपकी फिजिक्सोलॉजी वो खराब ना हो जाए, उसको बनाए रखने के लिए आप ऐसा करते हो। फिर रेड्यूस करने के लिए रिस्क ऑफ डिजीज, की डिजीज ना हो जाए आपको, उसके लिए भी आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और रिक्रिएशन के लिए अपने, ठीक है, गेम के अंदर, एंड मेंटल रिलैक्सेशन के लिए अपने, और सोशलाइजेशन के लिए, कि समाज में आप अच्छे बने रहो। उसके बाद बेटा बेनिफिट्स क्या मिलेगा आपको इसका, देखो बेनिफिट्स के बात अगर हम करें तो सबसे पहला बेनिफिट है बेटा आपका हेल्थ बेनिफिट्स, जिसमें आप रेड्यूस करोगे रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को अपने, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कार्डियोवैस्कुलर क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। फिर वेट मैनेजमेंट, आपका वेट ना बढ़े, उस चीज को मैनेज कर पाओगे आप। स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी बोन्स और मसल्स की इससे, और रेड्यूस होगा, ठीक है, रिस्क ऑफ सम कैंसर, कैंसर वगैरह की जो बीमारी होती है उनसे भी आप क्या रहोगे, फ्री रहोगे। बहुत कम रिस्क रहेगा कैंसर वगैरह होने का अगर आप एक्सरसाइज करते हो रेगुलर। उसके बाद और भी चीजों का फायदा होगा, जैसे कि आपको स्ट्रेस रिलीफ मिलेगी, आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज होता है इससे, प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी, एंड प्रमोट सोशल कोनेंस, समाज में भी आप बहुत ज्यादा कोनेंस कर पाओगे, मतलब रह पाओगे अच्छे से। प्रमोट ग्रुप कोनेंस एंड इनहेंस आर वैल्यूज, और अपनी वैल्यूज को बढ़ा पाओगे। कुछ ना कॉग्निटिव बेनिफिट्स है बेटा, ये कॉग्निटिव बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा आपको समझना है अच्छे से, क्योंकि कई बार इंडिविजुअली पूछे गए हैं। जैसे कि देखो, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी एरोबिक एक्टिविटीज होंगी, जिसमें आपको हमेशा पॉजिटिव इंप्रूवमेंट मिलेगी। अटेंशन करने में कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड, आपकी स्पीड हमेशा बनी रहेगी अच्छी, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। और आपका जो ब्रेन है वो भी अच्छे से काम करेगा, और आपकी जो मेमोरी है, मतलब थिंकिंग पावर है, या आपकी याददाश्त है, वो भी आपकी प्रोटेक्ट रहेगी और सही बनी रहेगी। हार्ट रेट आपका इंक्रीज रहेगा, और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहेगा, और ऑक्सीजन जो है ब्रेन के पास वो सही बनी रहेगी इससे। और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन भी रेगुलर इनहेंस होती रहेगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, जरूरी होती है, ठीक है। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो करेगी, इंप्रूव करेगी अटेंशन और कंसंट्रेशन, ठीक है, लोगों के बीच में आपको। और यही नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज भी आपको क्या करेगी, डिलेज मेमोरी लॉस, जो आपकी जल्दी जल्दी मेमोरी मतलब लॉस हो जाती है, उससे भी ये क्या करेगी, आपको बचाएगी। ये कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं कुछ। फिर मेंटल बेनिफिट्स में बेटा इसके देखो कुछ, जैसे मेंटल बेनिफिट्स में इनहांस मूड एंड इंक्रीज द फील गुड, आपका जो मूड है वो खराब नहीं होगा जल्दी से, ठीक है, और आप अच्छा फील करोगे। और एक्टिविटी अगर आप करते रहोगे तो काफी इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा, और काफी जल्दी आप मेंटल डिसऑर्डर से क्या हो सकते हो, फ्री हो सकते हो। और क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा आपकी बॉडी में एक, और प्रमोट हो पाएगा हाई सेंस ऑफ मेंटल, ठीक है, मतलब आप अपने दिमाग को काफी ज्यादा प्रमोट कर पाओगे, जिसमें अलर्टनेस और या वेलबींग डेवलप रहेगी। उसके बाद बेटा कुछ हमारे और भी फायदे होंगे, जैसे कि साइकोलॉजिकल वेलबींग रहेगी, और पर्सनालिटी एनहांसमेंट होगा, और डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज भी बढ़ेंगी इससे, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है बेटा हमें एक्सरसाइज के। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटेजीज फॉर इनहेंसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज, कि हम किस तरीके से अपनी एडहेरेंस को बढ़ाएं, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज को लेकर, मतलब किस तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज फेथफुली करें। सबसे पहले तो देखो बेटा, सिंपल सा अगर मैं बात करूं, बिगिन विद द सिंपल एक्सरसाइज, सबसे पहले आप सिंपल एक्सरसाइज से शुरुआत करो, बहुत हल्की हल्की जो एक्सरसाइज होती है उनसे स्टार्टिंग करो, ठीक है। टू एक्सरसाइज इन मॉर्निंग, और सुबह में करो एक्सरसाइज तो ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद कंसंट्रेट करो ओनली ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर सिर्फ कंसंट्रेट करो, किसी दूसरे पे नहीं। सेट एप्रोप्रिएट गोल, अपने सही गोल रखो। टेक सपोर्ट ऑफ अदर, दूसरों से सपोर्ट लो, ठीक है। और प्रेस योरसेल्फ, और अपने आप को हमेशा प्रशंसा करते रहो अपनी, क्लियर। और सेलेक्ट एक्सरसाइज और पर्सनल चॉइस, अपनी पर्सनल चॉइस से सेलेक्ट करो अपनी एक्सरसाइज। और बी पंचुअल बने रहो, हमेशा टाइम से करो सब चीजें। बी अवेयर टूवर्ड्स योर प्रोग्रेस, और अपनी प्रोग्रेस को लेकर हमेशा अवेयर बने रहो, जागरूक बने रहो। और वैरायटी इन एक्सरसाइज प्रोग्राम, और अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो एडवांस आ जाएगी आपकी एक्सरसाइज में, ओके। अब बात करते हैं बेटा मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है। जो एग्रेशन होता है ना, आपने सुना भी होगा, बहुत गुस्सा आ जाता है कई बार किसी किसी को, तो एक तरीके से एग्रेशन। तो स्पोर्ट में एग्रेशन के टाइप्स और मीनिंग क्या होती है, देखो वेरी सिंपल मीनिंग है। एग्रेशन क्या होता है, एक बिहेवियर होता है दैट इज हॉस्टाइल एंड वायलेट अदर पीपल्स राइट। एग्रेशन बेटा एक ऐसा बिहेवियर होता है जो दूसरों के राइट्स को या तो, ठीक है, हॉस्टाइल करता है, या फिर वायलेट करता है, उनको खराब करता है, उनको तोड़ता है, क्लियर। अगर देखो बहुत सारे डिफाइन किए यहाँ पे, एग्रेशन मतलब हॉस्टाइल इंजरियस एंड डिस्ट्रक्टिव द बिहेवियर आउटलुक स्पेशली व्हेन कॉज्ड बाय द फ्रस्ट्रेशन, और ये तब होता जाता है बेटा जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, ओके।
और भी देखो यहाँ पे डिफाइन दिए, वो आप देख लेना, यहाँ पे एक मैंने आपको बता दिया फिलहाल। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम एक्शन और एग्रेशन के बीच में। देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट की बात करूं तो हैव इंट्रोड्यूस द 4 पार्ट क्राइटेरियन, उन्होंने 4 पार्ट बताया, हमें क्राइटेरियन दिए हैं 4 कि वेदर एन एक्शन ड्यूरिंग द स्पोर्टिंग इवेंट इज एग्रेशन और नॉट, कि मतलब जो हम एक्शन ले रहे हैं वो एग्रेशन है स्पोर्ट के टाइम पर या नहीं है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला तरीका बेटा कि देयर मस्ट बी फिजिकल और वर्बल बिहेवियर, या तो ये फिजिकल होना चाहिए या वर्बल, मतलब मुंह से बोलकर होना चाहिए। पहला तरीका ये है आइडेंटिफाई करना। दूसरा, इट मस्ट इन्वॉल्व कॉजिंग हार्म, और इसके अंदर ना कुछ हार्म या इंजरी होनी चाहिए किसी दूसरे को, ठीक है। एंड इट मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड अनदर थिंग और पर्सन, ये किसी दूसरे के खिलाफ होना चाहिए हमेशा, ओके। फिर फोर्थ, देयर मस्ट बी अ इंटेंशन टू कॉज हार्म और इंजरी, और हमेशा इसकी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी न किसी को हार्म करना है, इंजर्स करना है, मतलब उसको चोट पहुंचानी ही पहुंचानी है, ओके, इस तरीके से। और पर्पस क्या है इसके एग्रेशन के? सबसे पहला पर्पस देखो, टू एक्सप्रेस एंगर, अपना गुस्सा दिखाने के लिए, ठीक है। दूसरा, एस्ट्रेट डोमिनेशन, अपना डोमिनेट करने के लिए, मतलब आपसे ऊपर कोई नहीं ऐसा, ठीक है। एंड टू इंटिमिडेट या थ्रेटन, किसी को डराने के लिए, या फिर रिस्पॉन्स टू फियर, ठीक है, डर की वजह से। एंड टू एक्सप्रेस पोजिशन, कि अपने वो दिखाना चाह रहे हो पोजिशन कि नहीं मैं हूं बस और कोई नहीं, ऐसे। टू कंप्लीट विद द अदर्स, ठीक है, दूसरों के साथ आप कंप्लीट करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो कोई गोल, या फिर रिएक्शन टू पेन, आपको कोई दर्द हो रहा है उसका आप रिएक्शन करके दिखाओ, ठीक है। तो ये सारे एग्रेशन होते हैं आपके, और ये पर्पस होता है एग्रेशन के, ओके। देखो जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्रेशन दिखाता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ एग्रेशन में देखो, यहाँ पे बेटा जी होस्टाइल एग्रेशन देखो आप, ये ठीक है, ये वाला, ये देखो किस तरीके से ये बंदा इसके मुंह को नोच रहा है, ठीक है। तो ये होस्टाइल है, मतलब कहीं ना कहीं उसको हार्म और इंजर कर रहा है। भाई आप देखो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है, ये वाला देखो। ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में क्या होता है बेटा कि ना बंदे को लगता है ऐसा कि वो हार्म करेगा उस बंदे को, ठीक है, इंजर करेगा, पर एक्चुअल में उसका जो एम होता है ना वो सिर्फ विन करना होता है, जीतना होता है बस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो उसको हार्म करेगा, वो सिर्फ दिखाएगा कि वो उसको हार्म करना चाहता है, इंजर करना चाहता है, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ वो जीतना चाहता है, अपना गोल अचीव करना चाहता है। पर पहले वाले में हॉस्टाइल में ये दिखाता भी है हामी करूंगा और करता भी हामी है, ओके। तीसरा जो है इसके अंदर ना बंदा गुस्से से बोलेगा, वर्बल कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, गाली गलौज भी कर सकता है, ठीक है, इसके अंदर। तो ये एथलेटिक बिहेवियर होता है एक तरीके का, तो ये भी एक एग्रेशन होता है, ओके। जैसे कि आपने कई बार क्रिकेट में काफी बार देखा होगा कि प्लेयर आपस में भिड़ जाते हैं, मुंह से गाली गलौज भी कर लेते हैं लाइक वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी सिंपल तरीके से यहाँ पे देखो बता रखा है। नॉर्मली अगर आप बात करोगे तो इंटेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करो तो हार्म और सफरिंग हॉस्टाइल में, इंस्ट्रूमेंटल में हार्म और सफरिंग जैसा लगता है पर एक्चुअल में उनका पर्पस नहीं होता वो। और एथलेटिक में कोई हार्म नहीं करेगा, सिर्फ मुंह से बोलेगा बस। प्राइमरी गोल हार्म और इंजर, पर यहाँ पे बिन और एडवांटेज होता है इंस्ट्रूमेंटल में। एथलेटिक में बिन और एडवांटेज, प्रोसेस नॉन लेजिमेट, मतलब बात तो करनी नहीं, नॉन लेजिमेट इसमें बात नहीं करनी, पर इसमें बात करनी है, मुंह से बोलना है। इमोशंस एंगर, नो एंगर्स और यूजुअल एफर्ट्स और एनर्जी एक्सपेंडिचर, सिर्फ यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करोगे आप एथलेटिक में। एक्सप्लेनेशन, सेल्फ जस्टिफिकेशन दोगे आप, ठीक है, इंस्टेड अपोलोजाइज, मतलब आप माफी मांगने की बजाय अपना सेल्फ जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दोगे, और यहाँ पे ऑफर करोगे आप अपोलोजाइज, ठीक है, माफी को ऑफर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये टाइप से बेटा कुछ रीजन क्या है एग्रेशन के? देखो रीजन बहुत सिंपल है, आपको पता है कुछ लोगों को इन बोर्न ट्रेड्स होता है, बचपन से गुस्सा आता है बेफालतू का, ठीक है, कोई बात होती नहीं गुस्सा करने लग जाते हैं। कुछ कुछ साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है ऐसा। और अपब्रिंगिंग ऑफ अ पर्सन एज अ चाइल्ड, या फिर बचपन से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं फ्रस्ट्रेशन के कारण, और ये तो सबसे कॉमन है, कोई भी बंदा परेशान हो जाता है तो गुस्सा दिखाने लग जाता है, ठीक है। सजेशन क्या है कि भाई वही सजेशन ये है कि कोच टीम वगैरह मैनेजमेंट जो है वो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करे, समझाए प्लेयर को, ठीक है। और जैसे कि एग्रेशन है तो सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए यार, ठीक है, कोई मीनिंग हो उसका, तो ये कुछ। और स्ट्रिक्टली लो होने चाहिए, एक्शन लिए जाने चाहिए जो आपके प्लेयर होते हैं उनके खिलाफ जो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो सजेशंस कुछ ये हैं, आप लिख भी सकते हो इसको। अब मैं बात करता हूँ बेटा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन स्पोर्ट। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? सबसे पहले सेल्फ एस्टीम, ठीक है, फिर मेंटल इमेजिनरी, फिर सेल्फ टोक्ड, ठीक है, और गोल सेटिंग। ये कुछ 4 आपके बड़े साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो स्पोर्ट के अंदर होते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल, जो स्पोर्ट साइकोलॉजी है वो होती क्या है। जैसे कि ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक तरीके की साइंटिफिक स्टडी है ये, जिसमें हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं किसी भी स्पोर्ट पर्सन के, कि किस तरीके से वो क्या करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम सेल्फ स्टीम पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है पता है कि इसके अंदर एक परसेप्शन होती है ऑफ अ वन होल्ड्स फॉर सेल्फ, जिसके अंदर जो पर्सन होगा वो अपने लिए कुछ ना कुछ होल्ड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सजेशन क्या है इसको इंप्रूव करने के? सबसे पहले तो देखो सजेशन बेटा यही है कि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आप उसको क्या कर दो, छोड़ दो। ठीक है, देखो अवॉइड नेगेटिव टॉक, ठीक है, अपने आप से नेगेटिव बातें मत करो। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर, दूसरों से कंपेयर मत करो अपने आप को बिल्कुल भी। ठीक है, और एक्सेप्ट करो योर फॉल्स, अगर आपने फॉल करा है तो उसको एक्सेप्ट करना जानो। सेट रियलिस्टिक और मैनेजेबल गोल्स, और ऐसे गोल्स बनाओ जो रियलिस्टिक हो और मैनेजेबल हो। और प्रैक्टिस करो सेल्फ केयर, अपनी केयर करने की, और एक्सरसाइज रेगुलरली, और रेगुलरली क्या करो, एक्सरसाइज करो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो सेल्फ स्टीम को। ठीक है, इस परसेप्शन को। फिर आता है मेंटल इमेजिनरी। देखो मेंटल इमेजिनरी में क्या होता है बेटा कि कैन बी डिफाइन एज बाय यूजिंग द मल्टीपल सेंस। इसके अंदर मल्टीपल सेंस आते हैं जो क्रिएट होती है इमेजेस और एक्सपीरियंसेस इन वन माइंड। एक ही माइंड है, एक पर्सन, और कुछ भी सोचे जा रहा है अपने मन ही मन में, कुछ भी इमेज बना रहा है, कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, ऐसा हुआ भी नहीं है फिर भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है उस चीज को, तो उसे हम कहते हैं मेंटल इमेजिनरी। इसके अंदर देखो जैसे कि क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, रिलैक्सेंस, सेल्फ टॉक या गोल सेटिंग, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। ओके, एक एथलीट यूजिंग करता है मेंटली इमेजिनरी एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस गेन, कुछ एरियाज को गेन करने के लिए। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कौन से एरियाज को गेन करने के लिए करता है। स्ट्रेंथ, अपने पोस्चर्स कंट्रोल के लिए, मोटर स्किल्स के लिए, आर्म पॉइंटिंग के लिए, स्पीड के लिए, रेंज ऑफ मोशन या फिर एक्यूरेसी के लिए। ओके, टैब्स क्या हो सकते हैं बेटा इसके? टैब भी दो है इसके, देखो एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल वही कि आप अपने आप में सोचने लग रहे हो, ठीक है, और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आपको सोचने पे क्या हो रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? देखो इसके बेनिफिट्स होते हैं इसके भी कुछ। सबसे पहला बेनिफिट, एक एथलीट क्या कर पाएगा, कंपटीशन साइड और प्ले पैटर्न क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है, और रूटीन अपना। उसके बाद रिकॉल कर सकता है इमेजेस ऑफ देयर गोल्स, अपने गोल्स को। फिर अपने स्किल्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है और सीक्वेंस में लगा सकता है, और रेड्यूस कर सकता है नेगेटिविटी थॉट्स को अपनी। ठीक है, और रीफोकस कर सकता है अपनी नीड अराइज, जो भी नीड उसकी अराइज होने वाली, मतलब आगे जरूरत पड़ने वाली है, उनको रीफोकस कर सकता है पहले से। और प्रीवियस बेस्ट परफॉर्मेंस को वो क्या कर सकता है, कैन बी हेल्प गेट द थिंग बैक ऑन ट्रैक, जो उन्हें प्रीवियस अच्छा काम करा है, अच्छे कुछ भी परफॉर्मेंस करी, उसकी मदद से वो दूसरी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इसकी वजह से। और प्री कॉम्पिटिशन मतलब कॉम्पिटिशन से पहले और कॉम्पिटिशन के टाइम पर स्ट्रेटेजीज को तैयार किया जा सकता है, और अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ फिजिकल और मेंटल अरूजल्स। ठीक है, बिफोर कॉम्पिटिशन, अपने कॉम्पिटिशन से पहले फिजिकली और मेंटली क्या हो सकता है, प्रिपेयर हो सकता है। ये बेनिफिट्स है बेटा कुछ। ठीक है, मेंटल इमेजिनरी की इन स्पोर्ट। अब बात करेंगे हम सेल्फ टॉक की, कि बंदा अपने आप से बात करने में लगा हुआ है। ठीक है, खुद ही खुद में। देखो इसका मतलब बेटा क्या है सेल्फ टॉक का, टू थॉट्स, विचार या वर्ड्स एथलीट से डैम सेल्फ, अपने आप से कह रहा है, अपने माइंड से ही कह रहा है, खुद ही खुद। ठीक है, बिना किसी से बात करे। ओके, ये दो तरह के, तीन तरह के हो सकते हैं ये भी। सबसे पहला है इंस्ट्रक्शनल सेल्फ टॉक, मतलब आप खुद को अपने आप को इंस्ट्रक्शंस करने लग रहे हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ध्यान रखना। ओके, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे इसके, बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, स्टिमुलेट कर सकते हो आप अपने थॉट्स को और फीलिंग्स को। ठीक है, लेट टू बी बिलीव, जो बिलीव लेकर आएगा, एक विश्वास लेकर आएगा, और आप अपनी परफॉर्म को, टास्क को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली भी मतलब कर सकते हो इसकी मदद से। और बिकम प्रोफिशिएंट ऑन न्यू स्किल्स, अपनी न्यू स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, हैबिट अच्छी कर सकते हो अपनी। और मूड वर्ड्स कैन बी क्रिएट अ डिजायर मोड एंड चेंज ऑफ अनडिजायरेबल। ठीक है, कुछ अनडिजायरेबल बन है उसको आप चेंज कर सकते हो, अपने मूड को बदल सकते हो इसकी मदद से। और मोटिवेशन भी ला सकते हो, ठीक है, अपने अंदर। और एथलीट टुवर्ड द दोज एक्शन एंड ही मस्ट बी एग्जीक्यूट, और अपने एक्शंस को भी क्या कर सकते हो, मोटिवेट मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से। और उसके बाद बेनिफिशियल है स्पोर्ट्स के लिए, रिक्वायर द मोटर कंट्रोल, और मोटर कंट्रोल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बास्केटबॉल, रनिंग। ठीक है, इन सब के लिए। क्लियर, तो ये बेनिफिट्स थे सेल्फ टॉक के। ओके, अब बात करते हैं गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग की अगर मैं बात करूं तो बेटा गोल सेटिंग का मतलब है टू प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक प्लानिंग। एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या करना, प्लान करना पहले से पहले, मतलब आपने एक प्लानिंग कर लिया कि मुझे ये सब करना है ऐसे। ठीक है, तो देखो टाइप्स क्या होते हैं गोल सेटिंग के। सबसे पहला टाइप आउटकम और ऑब्जेक्टिव गोल। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस या सब्जेक्टिव गोल्स, या फिर प्रोसेस गोल, ये तीन तरीके के आपके गोल्स होते हैं। क्लियर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा इनकी, इफेक्टिव की स्पेसिफिक गोल, कोई एक पर्टिकुलर गोल आपके पास होना चाहिए, मेजरेबल गोल होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सको,
एक्शन ओरिएंटेड गोल होना चाहिए, ऐसा गोल होना चाहिए जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई ना कोई एक्शन कर सकते हो, कुछ ना कुछ करके देख सकते हो। फिर रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, ये नहीं कि फालतू का गोल है, कोई ऐसा होना चाहिए जिसको आप अप्लाई कर सकते हो और टाइमली एक समय के साथ कर सको, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा एक इफेक्टिव गोल सेटिंग के। बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको इसके, मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स टू टीच एथलीट, इसमें आप इंपॉर्टेंट स्किल्स को टीच कर सकते हो और साथ में सेंस ऑफ कंट्रोल और पॉजिटिव सेल्फ डायरेक्शन ला सकते हो अपने अंदर एंड कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो, बिलीव बढ़ेगा आपका, विश्वास बढ़ेगा आपका ये, और परफॉर्मेंस और इन्फ्लुएंस मोटिवेशन आएगा और साथ में रियलाइज एंड रीच देयर पोटेंशियल, और अपने रियलाइजेशन और अपने पोटेंशियल को जान सकते हो। ओके, ये बेनिफिट्स है बेटा इसके। तो ये बेटा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर चैप्टर आपको समझ में आया हो या कोई डाउट रहा हो, अगर नहीं आया हो समझ में तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं, ठीक है। और बाकी आपको चैप्टर अगर समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम ना हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।